हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बल तथा दाब। बल तथा दाब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे नया वीडियो बने सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम लोग अब आज चैप्टर को शुरू करेंगे। तो देखिए, हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बल तथा दाब। बल तथा दाब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स एंड प्रेशर। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग किन किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बल की अवधारणा के बारे में कि बल क्या होता है, बल का परिभाषा क्या है, बल का मात्रक क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बल का प्रभाव, कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो आखिर उस वस्तु पर उस बल का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम लोग बात करेंगे बल के प्रकार, कि बल कितने प्रकार के होते हैं। यूँ तो बल बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है क्लास 8 का, उसके अंतर्गत हमें कौन कौन सा बल पढ़ना है, उन सभी चीज़ों का चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दाब एवं उसका मात्रक। दाब जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर, तो दाब क्या होता है और दाब का मात्रक क्या होता है। और हम लोग बात करेंगे फिर दैनिक जीवन में दाब का क्या महत्व है, मतलब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ दाब देखते हैं और उन जगहों पर दाब का क्या इंपॉर्टेंस है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लॉक है, एक वस्तु है, और उसको एक व्यक्ति जो है वो ढकेल रहा है। अब ढकेल रहा है किस तरह से, आप उसको देखिए मेरे स्क्रीन पर। छोटा सा एनिमेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से ढकेल करके उसको ले गया। अब जब वस्तु को ढकेल करके ले गया, अब चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है और एक व्यक्ति है। अब क्या हो रहा है, यह इसको खींच रहा है अपनी तरफ। देखिए, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये छोटा सा एनिमेशन है। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था जूनियर क्लास में, अपने जो पिछला क्लास में या 6 में 5 में 4 में जो भी हो, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे फोर्स के बारे में, बल के बारे में, कि खिंचाव या धक्के को हम लोग बल कहते हैं। खिंचाव या धक्के को बल कहते हैं। पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। अब देखिए, इसमें जो दो फिगर था, ये हमारा पहला फिगर था। इसमें वस्तु क्या जा रहा था, इसमें वस्तु को धकेला जा रहा था। और ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा दूसरा फिगर था, ये 2 नंबर देता हूँ मैं इसे, और ऊपर वाले फिगर को मैं देता हूँ 1 नंबर। तो 1 नंबर में क्या हो रहा था, वस्तु को धकेल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। और 2 नंबर में क्या हुआ, वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह खींच करके लाया गया। तो इसी खिंचाव या धक्का को हम लोग बल कहते हैं। मतलब यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ 2 मुख्य वर्ड है, एक खिंचाव है, एक धक्का है। तो या तो हम किसी वस्तु को खींचते हैं तब बल लगाते हैं, या किसी वस्तु को धक्का लगाते हैं तब बल लगाते हैं। तो खिंचाव या धक्के को हम लोग बल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा डेफिनेशन। तो क्या यहाँ इतना तक ही बल है या आगे भी कुछ है, चलिए हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ एक बहुत भारी वस्तु है, बहुत भारी वस्तु है, और उसको एक व्यक्ति खींचने का प्रयास कर रहा है। चलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये जो वस्तु है इसका वजन कितना है। चलिए हम लोग इसका वजन मान लेते हैं 5000 किलोग्राम है। अब आप बताइए, क्या ये व्यक्ति 5000 किलोग्राम के वस्तु को खींच पाएगा? बिल्कुल नहीं खींच पाएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ देखिए, ये व्यक्ति इस वस्तु को ढकेल रहा है, और चलिए इसका वजन हम लोग लिखते हैं 4000 kg। तो एक 5000 kg का वस्तु है, एक 4000 kg का वस्तु है। एक वस्तु को खींच रहे हैं, एक वस्तु को धक्का दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही वस्तु अपने जगह पर टिकी हुई है। दोनों वस्तु में, किसी वस्तु में कोई विस्थापन नहीं है, कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं खिसक रही है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, क्या यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, क्या ये बल नहीं लगा रहा है? ये बल लगा रहा है। इसके बावजूद भी वह उस वस्तु को खींच या धकेल नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, कुछ देर के बाद यह व्यक्ति थकेगा, यहाँ पर बल लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब बल लगता है किसी वस्तु पर, तो या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, या बल उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। तो यहाँ देखिए, गति की अवस्था में परिवर्तन, गति की अवस्था एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन। देखिए, कोई भी वस्तु या तो विरामावस्था में हो सकती है
या गतिशील अवस्था में हो सकती है। तो यही हुआ उसका गति की अवस्था। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो या तो वह विराम वाले वस्तु को गतिशील कर सकता है या गतिशील वस्तु को विराम कर सकता है, ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बल लगाने के बावजूद भी किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं आता है, ऐसा हो सकता है। जैसे इस केस में देखिए, यहाँ वस्तु जो है भारी है जिसकी वजह से ये व्यक्ति बल लगा रहा है, लेकिन उस वस्तु के गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो अगर इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं तो देखने पर एक कंबाइंड डिफिनेशन निकलता है, एक परिभाषा निकलता है। वो क्या हो सकता है? अब देखिए मेरी स्क्रीन पर कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। दो शब्द है, या तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन लाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिवर्तन लाता है, या लाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। मतलब बल लगाकर किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वह परिवर्तन लाने की चेष्टा करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बल के मात्रक के बारे में। बल का मात्रक क्या है? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि बल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई है वह न्यूटन के द्वारा बताई गई है। तो बल का जो SI मात्रक है वह भी न्यूटन के सम्मान में न्यूटन ही रखा गया है। तो बल का जो SI मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, और इसे अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल N से सूचित करते हैं। मतलब कहीं पर अगर लिखना है हमें 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो हम 10 लिख करके N लिख देंगे, इसका मतलब हुआ ये 10 न्यूटन। कहीं पर लिखना है हमें 5 न्यूटन, तो 5 लिख करके N लगा देंगे, तो इसका मतलब हो गया ये 5 न्यूटन। तो बल का जो SI मात्रक है वह 5 न्यूटन, सॉरी बल का जो SI मात्रक है वह न्यूटन है। अच्छा, बल का और भी बहुत सारा मात्रक होता है जिसके बारे में हम लोग ऊंचा क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक मात्रक मैं आपको बता रहा हूँ, वह सीजीएस मात्रक। बल का जो सीजीएस मात्रक है वह डायन होता है। डायन जो है बल का सीजीएस मात्रक है। अब बोलेंगे सीजीएस क्या है? तत्काल मैं आपको यहीं पर इसको सीजीएस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यह भी मात्रक ही है, यह भी एक प्रकार का मात्रक है, टाइप ऑफ यूनिट है। ठीक है, आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, बल जो है वह सदिश राशि है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुआ, बल क्या है? एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब सदिश राशि किसे कहते हैं? तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसके पास परिमाण और दिशा, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अगर आपने सदिश और अदिश के बारे में नहीं जाना है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके सदिश और अदिश के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि बल एक सदिश राशि है। इसका मतलब हुआ कि बल के पास जो है वह परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। बल के पास परिमाण भी होगा, एक मैग्नीट्यूड भी होगा, और उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो किसी न किसी दिशा में लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि बल के पास अपना एक दिशा है, और कुछ बल लगाएंगे मतलब उसका कुछ परिमाण है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बल एक सदिश राशि है। तो अभी आप देखिए मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 वस्तु है A, B और C, और ये जो पहला वस्तु है उस पर एक बल लगता है, और बल का मैग्नीट्यूड लेता हूँ मैं 50 न्यूटन। अब देखिए जब इस वस्तु पर 50 न्यूटन का बल यानी कि 50 न्यूटन का बल इस साइड में लग रहा है, तो यह जो वस्तु A है यह किधर जाएगी? यह इस साइड में घसर जाएगी, जैसा कि मैं एरो से इसको दिखा रहा हूँ। अब देखिए दूसरा वस्तु है B। अब देखिए इस B वस्तु पर एक बल इधर लग रहा है, चलिए इस बल को मैं लिखता हूँ 50 न्यूटन, और इस B वस्तु पर एक और बल लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, उधर भी लग रहा है 50 न्यूटन। अब देखिए इस वस्तु पर 2 बल लगा, और दोनों बल का मात्रक जो है, दोनों बल का जो परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है वह इक्वल है। 50 न्यूटन लग रहा है दाएं, 50 न्यूटन लग रहा है बाएं। तो ये वस्तु कहाँ जाएगा? इस वस्तु पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह हो जाएगा 0, और यह वस्तु जहाँ के वहीं रहेगा। मतलब यह वस्तु ना तो इस साइड जाएगा और ना ही इस साइड जाएगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये जहाँ के वहीं रह जाएगा। आप चलिए C वस्तु पर देखिए, इस पर एक बल लग रहा है इधर साइड में। चलिए हम उस बल का मैग्नीट्यूड भी लेते हैं 50 न्यूटन, और इस वस्तु पर एक और बल लग रहा है, और इस वस्तु पर एक और बल लग रहा है 50 न्यूटन। लेकिन देखिए दोनों बल का जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों एक ही दिशा में लग रहा है। तो इस वस्तु पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वह मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और दोनों का समेशन के इक्वल होगा। तो हम सीधे बात करते हैं अभी कि C वस्तु पर जो लगने वाला फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वह मैक्सिमम होगा, और ये जो B वस्तु था उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह 0 होगा।
शून्य होगा, मतलब इस पर नेट फोर्स नहीं लगेगा। इस पर जो बात करते हैं, जो शुद्ध बल जो बात करते हैं वो नहीं होगा, इस पर मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु पर दो बल एक ही दिशा में लगता है तो उस समय उस बल का जो परिमाण होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। और यदि किसी वस्तु पर दो समान बल एक वस्तु पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अलग अलग विपरीत दिशा में लग रहा है, तो उस समय उन बलों का परिणाम ही शून्य होगा, जीरो होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रख रहा हूँ। आप देखिए एक वस्तु है डी, इस पर भी दो बल लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए कि एक बल ज़्यादा है एक बल कम है। आप एरो के साइज से उसको समझ सकते हैं कि इधर जो बल है वह 50 न्यूटन है और इधर मान लिया कि इधर 100 न्यूटन है। अब ध्यान दीजिए कि इस वस्तु पर इधर बल ज़्यादा लग रहा है और इधर साइड बल कम लग रहा है, तो फाइनली यह वस्तु किधर जाएगी, जिधर ज़्यादा बल लग रहा है। तो ज़्यादा बल किधर लग रहा है, ये वस्तु इधर चल जाएगी। अब अगर इस पर नेट फोर्स की बात किया जाए कि नेट फोर्स इस पर कितना काम करेगा, तो चूंकि इधर 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, इधर 50 न्यूटन है, तो नेट फोर्स इस पर काम करेगा 50 न्यूटन इनके 50 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो अभी तक देखिए आपने जितना भी एग्जांपल देखा, सभी एग्जांपल्स में या सभी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है उसका दो चीज़ आप सामने देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन 100 न्यूटन, और कोई ना कोई उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बल जो है एक सदिश राशि है, इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बल का क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, बल क्या क्या प्रभाव ला सकता है। बल का प्रभाव क्या है, मतलब जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उस पर क्या क्या चीज़ें हो सकता है। अब देखिए, बल लाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। जैसे आप मान लेते हैं कि एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल को एक खिलाड़ी आया, उसको किक मार दिया, तो पहले फुटबॉल विराम अवस्था में था, रुका हुआ था, स्थिर था, लेकिन जैसे ही उस पर कोई किक मारता है, उस पर बल लगाता है, तो वह फुटबॉल जो है वह गतिशील हो जाती है। तो बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। अब देखिए बल का अगला प्रभाव क्या है कि बल लगाकर किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं। आपने देखा हो कि अक्सर क्रिकेट के मैच में कोई बैट्समैन होता है, वो बॉल पर हिट करता है और बॉल काफ़ी दूर जाता है, तभी देखते हैं अचानक एक खिलाड़ी उसको पकड़ लेता है और रोक देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब खिलाड़ी उसको पकड़ लिया, रोक दिया, तो वो स्थिर हो गया, रेस्ट में आ गया, जबकि पहले तो वो गतिशील था। तो इसका मतलब हुआ कि बल लगाकर किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि अगर कोई वस्तु लुढ़कते हुए आ रहा है तो उसको हाथ लगा के हम रोक सकते हैं। या फिर आप देखे होंगे घर्षण के बारे में कि अगर किसी वस्तु को हम लुढ़कते हुए छोड़ देते हैं ना, कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है, तो उस पर एक घर्षण बल लगता है जो कि उस गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा जहां पर बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला प्रभाव देखते हैं कि बल लगाकर किसी गतिशील वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। बल लगा करके गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर कोई बॉलर है वो बॉलिंग कर रहा है तो बॉल का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, लेकिन बैट्समैन जब उस पर बैट से हिट करता है तो उस बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि बल लगाकर किसी गतिशील वस्तु के दिशा को हम लोग बदल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रभाव है, अगला जो प्रभाव है वह क्या है, बल लगाकर किसी वस्तु के आकार को बदला जा सकता है। ये तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, आपने देखा होगा घरों में, सबके घरों में रसोई में आटा से रोटी बनता है, तो जब हम लोग आटा को गूंथते हैं उसको बेलते हैं, तो बेलने के क्रम में लगातार उसका जो शेप है उस चेंज होता है, उसका साइज भी चेंज होता है, आकार बदलता है। मतलब बल लगाकर किसी वस्तु के आकार को बदला जा सकता है। वैसे भी हम लोग सुबह सुबह जब ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट निकालने के लिए हाथ से दबाते हैं, जैसे हाथ से दबाते हैं तो उसका आकार चेंज हो जाता है। बल लगा करके किसी वस्तु के आकार को बदला जा सकता है। तो ये सब बल का कुछ प्रभाव है। एक प्रभाव हम लोग और देखते हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। वास्तव में देखिए चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। ये जो पहला और दूसरा था, ये पहला और दूसरा था, यही दोनों का एक तरह से ये कॉम्बिनेशन है लास्ट वाला। जैसे हम लोगों ने कहा कि गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, तो गतिशील वस्तु का पहले कुछ न कुछ चाल होगा, स्थिर जब हो जाएगा तो चाल जीरो हो जाएगा। उसके अपोजिट की स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, तो पहले स्थिर में जीरो था उसका चाल, बाद में गतिशील हुआ तो कुछ न कुछ चाल हुआ होगा। तो बल लगाकर किसी वस्तु के चाल को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चाल को बढ़ा भी सकते हैं, चाल को घटा भी सकते हैं। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये सब बल का कुछ प्रभाव था। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बल का प्रकार।
देखिए बल का कितने प्रकार हैं, यूँ तो बल का बहुत प्रकार है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे एक संपर्कित बल। संपर्कित बल का मतलब हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हुआ कि बल का यह वैसा प्रकार है कि जब तक हम इसको संपर्क में नहीं करें, छुए नहीं, टच नहीं करें, तब तक हम इस बल को नहीं लगा सकते हैं। संपर्कित बल का मतलब हुआ वैसा बल जिसको संपर्क में आने के बाद ही अप्लाई हो सकता है, लग सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले मांसपेशीय बल। हमारे शरीर के अंदर जो बल है, मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो हम ऐसे करके उठाएंगे उसको, तो उठाएंगे तो हमारा जो मांसपेशीय बल है, मस्कुलर फोर्स है, वो उस वस्तु पर लगेगा। जब तक हम उसको छुएंगे नहीं तब तक वो ऊपर उठेगा नहीं। किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हमारी मांसपेशीय बल ही वहाँ पर काम आती है। दूसरा हमारा है एक घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर जब एक वस्तु एक दूसरे वस्तु के ऊपर गति करती है तो दोनों वस्तु के संपर्क सतह में गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, उसको हम लोग कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल तभी और केवल तभी काम कर सकता है जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आए। तो ये सब क्या है, संपर्कित बल का कुछ एग्जाम्पल है। और बल का जो दूसरा प्रकार है वह क्या है, असंपर्कित बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ये सारा जो बल है यह संपर्क में आए बिना ही लग सकता है। मतलब एक दूसरे से दूर दूर रहते हुए भी आपस में एक दूसरे पर यह बल लगा सकते हैं। जैसे कौन सा बल है, चुंबकीय बल। आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम एक चुंबक को एक लोहे के पास ले जाते हैं तो वह चुंबक उस लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। मतलब वह चुंबक और वह लोहे दूर दूर में रहते हैं, उसमें कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह चुंबक उस लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरा एग्जाम्पल है स्थिर विद्युत बल। यह क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, तो दोनों आवेशों के बीच एक बल लगता है जिसको हम लोग स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि समान आवेश में विकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। मतलब जब दो वस्तुएं एक ही प्रकार के आवेश से युक्त हो तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को दूर भगाएगी। और जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत आवेश से हो, मान लिया कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दोनों एक दूसरे को खींच लेगी। तो ये सब क्या है, संपर्कित बल नहीं है। असंपर्कित बल का एक और अच्छा एग्जाम्पल है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, यह हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर छोड़ देते हैं तो कहाँ जाएगा, नीचे। क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक बल से हर एक वस्तु को केंद्र की ओर खींचती है, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में विशेष जानकारी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन को क्लिक करके यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब हुआ बल के कुछ मुख्य प्रकार। ठीक है, चलिए हम लोग अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे जानेंगे कि बल का एक और प्रकार होता है। जैसे हम लोग अभी तक इतना बल देखें, ये हो गया कि संपर्कित असंपर्कित, लेकिन एक और बल होता है जिसको हम लोग कहते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। अब ये क्या होता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं संतुलित बल एवं असंतुलित बल, यह क्या होता है। तो छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप देखिए मेरे स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ए, और इसके बगल में मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं बी। अब समझिए कि मान लिया इस ऑब्जेक्ट ए पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है 10 न्यूटन, और इसी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जस्ट उसके अपोजिट फोर्स लगता है 10 न्यूटन। तो अभी अभी हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा था कि जब किसी वस्तु पर समान फोर्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है तब इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है वह कितना हो जाएगा, 0, यानी कि शून्य। ये शून्य क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, शुद्ध बल, नेट फोर्स को मैंने शॉर्ट में लिखा नेट फोर्स, 0 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बगल में एक और ऑब्जेक्ट है और इस पर क्या होता है, ऊपर की तरफ लगता है अगर 10 न्यूटन और जस्ट उसके अपोजिट डाउनवर्ड इसमें लगता है मान लिया कि अगर 25 न्यूटन, तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, बल्कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, और उसका डायरेक्शन होगा इधर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि एक वस्तु है जिस पर दो बल लगा समान और विपरीत दिशा में, तो नेट फोर्स का 0 हो गया, रिजल्टेंट 0 हो गया। लेकिन बी वाले ऑब्जेक्ट में रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ, परिणामी 0 नहीं हुआ। तो ए पर जो बल लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित बल, यानी कि बैलेंस फोर्स, और बी पर जो बल लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित बल, यानी कि अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पर आप देखिए डेफिनेशन, फर्स्ट जो 1 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं
नंबर 1 कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे और चाहे तो आप कॉपी में से नोट भी कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी शून्य हो तो उन बलों को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग 2 ही बल का एग्जाम्पल देते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन, इस पर बहुत सारा बल लग सकता है, जितना चाहे उतना बल इस पर लग सकता है। और इसके अपोजिट देखिए दूसरा असंतुलित बल है कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी शून्य नहीं हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। इसे भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कॉपी पर। अब देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस अंतर है कि संतुलित बल विराम अवस्था में स्थित वस्तुओं को गतिशील नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भाई? क्योंकि इसका नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है और जब फोर्स ही नहीं है तो भाई गतिशील को स्थिर या स्थिर गतिशील कैसे कर सकता है? वस्तु के चाल में परिवर्तन के लिए या त्वरण लाने के लिए फोर्स चाहिए और यहाँ तो फोर्स है ही नहीं। जबकि दूसरा यहाँ पर देखिए कि असंतुलित बल विराम अवस्था में स्थित वस्तुओं को गतिशील कर सकता है। और लास्ट में हम लोग एक अंतर और देख लेते हैं कि संतुलित बल गतिशील वस्तुओं के चाल में परिवर्तन नहीं कर सकता है, जबकि असंतुलित बल जो होता है वह गतिशील वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है। इन सभी बलों के बारे में हम लोग विशेष जानकारी जो है या विशेष एग्जाम्पल हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है लेकिन वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है नहीं है, गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर एक बल कार्य कर रहा है, वो संतुलन में है, वो अपना कंटिन्यू चल रहा है, चलता ही जा रहा है, उससे चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है या बहुत माइनर हो रहा है। तो ये सब चीज़ था संतुलित बल और असंतुलित बल में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो ये था संतुलित बल और असंतुलित बल में कुछ मुख्य अंतर। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दाब। दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़रूरी भी है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो चलिए हम लोग अब दाब की तरफ चलते हैं। देखिए ये दाब है, दाब जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेशर। एक्चुअली ये होता क्या है? एकांक क्षेत्रफल कार्यरत बल को दाब कहते हैं। अब एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप चलिए इसका मतलब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर। सपोज करते हैं यह एक वस्तु है और इस वस्तु का ये सरफेस है, ऊपर का सरफेस है और इस ऊपर के सरफेस पर फोर्स लग रहा है। जितना सरफेस है पूरे एरिया पर फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? तो सपोज करते हैं वो कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये जो इसका एरिया है, एरिया कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलिए हम लोग बात करते हैं, इसका एरिया है कितना? 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना है? 10 मीटर स्क्वायर और फोर्स कितना लगा? 50 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा हम लोग बात करते हैं, फोर्स को हम लोग एफ से दिखाते हैं। एफ कितना हो गया? 50 न्यूटन। और इसका एरिया कितना है? ए 10 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि 10 मीटर स्क्वायर है, उस एरिया पर फोर्स कितना लगा? 50 न्यूटन। तो अगर यूनिट एरिया की बात करते हैं, इकाई बात करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगेगा? 50/100 और यहाँ हो जाएगा न्यूटन, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको काट सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, मतलब ये 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग दूसरे भाषा में दाब कहते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर यहाँ लिखा हुआ है एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। तो यही तो हुआ कि इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगेगा वही हो जाएगा दाब। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे कि दाब बराबर हो गया बल बटा क्षेत्रफल। दाब को दिखाते किससे हैं? अंग्रेजी के अक्षर P से। बल को दिखाते किससे हैं? अंग्रेजी के अक्षर F से। और क्षेत्रफल को दिखाते हैं A से। तो P = F/A या F/A, ये याद रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे कि दाब का मात्रक क्या है। तो देखिए यहाँ पर दाब का जो SI मात्रक है वो पास्कल होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी के अक्षर PA से सूचित करते हैं। यहाँ भी हम बात याद रखेंगे कि पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसी के सम्मान में पास्कल नाम दिया गया। अब 1 पास्कल कितना होता है? तो 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन बटा 1 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर दाब यानी कि
प्रेशर। तो दाब का मात्रक क्या हम लोगों ने सीखा, पास्कल, ये थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। बल का मात्रक क्या हो, फोर्स, न्यूटन, सॉरी, बल का मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम 1 पास्कल लिखेंगे तो ये 1 मीटर स्क्वायर, और तो यहाँ पर हम लोग 1 पास्कल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन और 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 पास्कल इक्वल टू हो गया 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी सरफेस पर 1 न्यूटन का बल लगता है तो हम कहेंगे कि उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 पास्कल के बराबर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अगर 1 न्यूटन का बल लगता है तो हम कहेंगे कि उस पर लगने वाला दाब कितना है, 1 पास्कल के बराबर है, ठीक है। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा और आगे कुछ एग्जाम्पल पर इसका चर्चा करते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न, आपके स्क्रीन में अभी कुछ प्रश्न आएगा, आप उसको ध्यान से देखेंगे और उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि ट्रैक्टर के पीछे का जो पहिया होता है वह चौड़ा बनाया जाता है, अगर पतला बना होता तो क्या होता। देखिए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है वो फोर्स बटा एरिया होता है। तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा प्रेशर उतना कम लगेगा समान फोर्स के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक ये हो गया और इसका सरफेस, और एक दूसरा हो गया देखिए अभी क्या है कि इस वस्तु पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस वस्तु पर भी यहाँ 10 न्यूटन का ही हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन इसका जो एरिया है ये इतना एरिया है, बहुत ज़्यादा है। मान लेते हैं कि इसका एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया यहाँ पर है ये उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है। मान लेते हैं इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले केस में हम प्रेशर निकालते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स बाय एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। बल कितना लगा, 10 न्यूटन, एरिया कितना है 20 मीटर स्क्वायर, पास्कल में इसका आएगा, पास्कल लिखते हैं हम, 0 से 0 कट गया। तो इस पर कितना दाब लगा, 1/2 पास्कल, माने हाफ पास्कल, मतलब 0.5 पास्कल, 0.5 पास्कल। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन में, तब देखिए इसका अगर हम प्रेशर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, फोर्स कितना है, सेम है 10 न्यूटन, और एरिया कितना है 5 मीटर स्क्वायर, यूनिट पास्कल हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 पास्कल। अब यहाँ देखिए सेकंड वाले केस में मान लिया हम इस वस्तु का नाम देते हैं B और ये जो पहला वस्तु था इसका नाम देते हैं A। तो A पर दाब कितना लगा, मात्र 0.5 पास्कल, मतलब आधा पास्कल, और दूसरा जो B ऑब्जेक्ट था उसमें लगा 2 पास्कल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एरिया जितना कम दाब उतना ज़्यादा, और एरिया जितना ज़्यादा दाब उतना कम। यही कारण है कि ट्रैक्टर का जो पीछे का पहिया होता है वह चौड़ा बनाते हैं। चौड़ा बनाएंगे तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर दाब कम होगा, दाब कम होगा तो धंसेगा नहीं और आसानी से ट्रैक्टर निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू से फल या सब्जी काटना आसान होता है, क्यों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। धारहीन चाकू मतलब जिसका जो सरफेस है वो मोटा होगा या कुंद गया होगा, धार कम होगा, और धारदार मतलब बहुत पतला होगा। सिंपल अभी हम लोगों ने सीखा कि सरफेस एरिया जितना कम होगा उस पर लगने वाला दाब उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब हम फल या सब्जी को काटेंगे बिना धार के चाकू से, मतलब मोटे चाकू से, तो चूंकि उसका एरिया ज़्यादा होगा तो जो हम बल लगाएंगे, बल तो सेम लगाएंगे हम दोनों परिस्थितियों में, तो जब उसका एरिया ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, और दाब कम लगेगा तो फल या सब्जी को काटने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर चाकू बहुत धार रहेगा तो उसका सरफेस एरिया जो होगा वो बहुत कम होगा, तो जो फोर्स लगाएंगे तो सरफेस एरिया कम होने के कारण उस पर दाब अधिक लगेगा और आसानी से फल या सब्जी कट जाएगा। अब चलिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक और, कि जब एक व्यक्ति गद्दे पर खड़ा होता है तो गद्दा अधिक दब जाता है, जबकि जब वही व्यक्ति उस गद्दे पर लेटा होता है तो गद्दा कम दबता है, ऐसा क्यों। चलिए हम लोग उसको भी एक छोटा सा डायग्राम से समझते हैं। ये एक गद्दा है, उतना अच्छा नहीं बट गद्दा है मान लेते हैं, और यहाँ पर एक दूसरा गद्दा है। अब देखिए पहले वाले गद्दे पर एक व्यक्ति जो है वो खड़ा है, और दूसरा जो गद्दा है
उसमें जो व्यक्ति है वह लेटा हुआ है। ठीक, आप दोनों फिगर को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब देखिए, जब यह व्यक्ति इस पर खड़ा है तो इसका जो भार होगा, जो भी इसका वजन होगा, वह छोटे से एरिया पर पड़ रहा है। तो इसका एरिया बहुत छोटा है जहाँ पर इसका भार पड़ रहा है। तो चूँकि एरिया कम है, जिसकी वजह से दाब अधिक लगेगा और यह गद्दा दब जाएगा। गद्दा क्या होगा? दब जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब ये सोया हुआ है तो इसका जो भार है वो बहुत बड़े एरिया पर पड़ रहा है। तो ज़्यादा एरिया पर इसका भार पड़ने के कारण इस पर जो दाब होगा वह कम होगा, और दाब कम होगा तो यह कम दबेगा या नहीं दबेगा या बहुत कम दबेगा। तो यही सब कारण है कि जब कोई व्यक्ति गद्दा पर खड़ा होता है तो गद्दा अधिक दब जाता है, और जब कोई व्यक्ति उस गद्दा पर लेटा होता है तो गद्दा कम दबता है। तो ये सब कुछ प्रश्न था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तरल के द्वारा लगाया गया दाब। देखिए, तरल द्वारा लगाया गया दाब, तरल पदार्थ द्वारा दाब। अब बोलेंगे तरल पदार्थ किसको कहते हैं? यहाँ पर देखिए एक शब्द है तरल। तरल पदार्थ का मतलब क्या होता है? तो तरल का मतलब हुआ वह चीज़ जो बह सकती है, जिसमें बहने की क्षमता हो। तरल में मुख्य रूप से दो चीज़ आता है, एक आता है द्रव और दूसरा आता है गैस। इन दोनों को संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से हम लोग तरल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तरल कह सकते हैं। तो द्रव भी दाब उत्पन्न करता है और गैस भी दाब उत्पन्न करता है। पहले हम लोग द्रव के द्वारा उत्पन्न दाब को समझ लेते हैं। तो द्रव द्वारा दाब, अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक सिलेंडर है, एक बेलन के आकार का एक वस्तु है, और उस वस्तु पर हम एक लिक्विड भर देते हैं। अब मान लेते हैं, आप सोचिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक सेकेंड, अब चलिए हम लोग मान लेते हैं इस पर 3 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, और तीनों जगह पर हम छोटा छोटा छिद्र कर देते हैं, छेदा कर देते हैं। तो क्या होगा? अगर सी से हम छेदा करते हैं तो यहाँ से लिक्विड निकलेगा, इस तरह से आएगा, ज़मीन पर यहाँ गिरेगा। अगर बी पर भी हम छेदा करते हैं तो ये थोड़ा सा उससे दूर जा कर के गिरेगा। और अगर ए पर छेदा करते हैं तो ये क्या होगा? और दूर जाके गिरेगा। मतलब ए यहाँ गिरेगा, बी यहाँ गिरेगा और सी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, अगर हम ए पर बात करते हैं तो ए का पॉइंट यहाँ पर है, तो उस पर जो दाब लगेगा वह तो पूरा लिक्विड का दाब लग रहा है। तो पूरा लिक्विड का जितना भार होगा तो ज़्यादा भार उस पर लगेगा, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो ज़्यादा प्रेशर से पानी बाहर निकलेगा। लेकिन यदि हम बी की बात करते हैं, हम अगर बी की बात करते हैं तो बी यहाँ पर है, तो बी पर जो दाब लगेगा वह केवल इतना ही पानी का लगेगा। तो ए के रेस्पेक्ट में इस पर दाब थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि ए पर तो पूरा पानी का लोड था, बी पर तो जो नीचे है उसका तो लोड पड़ेगा नहीं, ऊपर का आधा का लोड पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कम प्रेशर रखेगा। लेकिन यदि हम सी की बात करते हैं, अब देखिए सी कहाँ पर है? सी यहाँ पर है, जो रेड कलर से खींचा है। तो इस पर तो इतना ही लिक्विड का दाब लगेगा, मतलब बहुत कम लिक्विड का दाब लगेगा। तो ये क्या होगा? प्रेशर इसका बहुत कम होगा। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि लिक्विड यानी कि द्रव की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी, द्रव की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी, उस पर लगने वाला दाब भी उतना ही ज़्यादा होगा, अगर एरिया सेम हो तब, अगर बॉटम का एरिया सेम हो तब। मतलब ये समझिए इस तरह से कि द्रव की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी उस पर लगने वाला दाब भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर इस बी पर इधर भी एक हम होल कर दें, छेदा कर दें, तो उधर भी तो लिक्विड बाहर निकलेगा, वहाँ से भी बाहर निकल के जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि इस सरफेस से, यहाँ से ये बी जितनी दूर तक जाएगी, इधर भी उस लेवल का पानी उतना ही दूर तक जाएगा। मतलब इस सिलेंडर में यहाँ पर आप छेदा करते हैं, या फिर यहाँ 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 करते हैं, यानी सेम हाइट में अगर हम छेदा करेंगे तो सारे जगह पर दाब समान लगेगा। हाइट समान रहेगा तो सभी जगह दाब भी समान होगा। हाइट अगर चेंज होता है तो दाब उसमें चेंज होगा। तो इस तरह हुआ द्रव के द्वारा लगाया गया दाब। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं गैस के द्वारा लगाया गया दाब। गैस द्वारा दाब, यह बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, और हम सभी जानते हैं कि हम जिस वातावरण में रहते हैं तो हमारे चारों तरफ वायुमंडल है,
और वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, वायुमंडल एक प्रकार का बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तो वह वायु भी हमारे ऊपर कुछ न कुछ दबाव डालती है, जिसे हम लोग वायुमंडल या दाब कहते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ वायुमंडलीय दाब की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर किसी भी गैस के द्वारा लगाया गया दाब पर हम लोग बात करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब हम लोग किसी गुब्बारा को फूंक करके फुलाते हैं, बड़ा करते हैं, तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो उसके अंदर दाब बन के जाती है, उसको प्रेशर लगाता है और वो फूल करके बड़ा हो जाता है। आप सबों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल घर में जरूर किया होगा कि अगर हम लोग एक गिलास लेंगे, उस गिलास में पानी भर लेंगे, उसके ऊपर एक गत्ता रखेंगे और उसको उलट देंगे, तो उससे क्या होगा, वह गत्ता उस गिलास से नीचे नहीं गिरेगा। देखिए आप एक छोटा सा डायग्राम के द्वारा, आप यहाँ पर देखिए, ये एक गिलास है, ये गिलास है और ये हमारा एक गत्ता है, मोटा पेपर का टुकड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग इस तरह करते हैं तो ये गत्ता नीचे नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि नीचे से हवा जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशर डाल रहा है। और कौन सा हवा है ये भाई? तो वायुमंडल में जो गैस है वही है, तो एक तरह से इसमें वायुमंडलीय दाब लग रहा है। अब ऊपर से यहाँ पर लिक्विड भी तो नीचे की ओर धक्का मार रहा है, लेकिन लिक्विड थोड़ा सा गिलास में है, वायुमंडल में हवा बहुत ज़्यादा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला जो दाब है वह ज़्यादा है और ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला दाब वो कम है। तो ज़्यादा जहाँ से लगता है वही स्ट्रांग होता है, वही काम करता है। तो नीचे से लगने वाला दाब ज़्यादा है तो वो कागज़ को चिपका करके रखता है। तो ये सब कुछ हो गया एग्जाम्पल। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो दाब से संबंधित है और गैस के द्वारा उत्पन्न दाब से भी संबंधित है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।